नाउ सी, आइसोटोप्स हमने कहा था कि ऐसी स्पीसीज दैट हैव द स्पीसीज दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। बेटा कुछ बातें याद रखते हैं आइसोटोप्स के ऊपर कि ये जो कार्बन 14 होता है इट इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, इसको हम बोलेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अब ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम लोग, ठीक है। व्हाट आर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अब पहले बात करते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हेडिंग डाल लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स। कि आइसोटोप्स की क्या क्या फीचर्स हैं। फीचर्स बोल दो या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो आप। पहला फीचर, आइसोटोप होते क्या हैं। आइसोटोप्स आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। पहले तो यही हो गया, आइसोटोप्स आर हैव सेम atomic number but have different atomic mass। ठीक है, पहला पॉइंट ये। अगर एटॉमिक नंबर सेम है, अगर एटॉमिक नंबर सेम है इनका, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। बात समझ में आई। तो आइसोटोप्स हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। और क्या क्या सेम हो सकता है बेटा, वैलेंसी सेम होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा। अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो इसका मतलब उसकी वैलेंसी भी सेम है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम है, प्लस उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है या फिर वैलेंसी जो होती है वो केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करती है। तो ये तीन बातें भी सेम है। आप चाहो तो इसको तीन अलग अलग पॉइंट बना सकते हो और चाहो तो एक ही पॉइंट में लिख सकते हो। दैट इज आइसोटोप्स हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं जी, ठीक है। फोर्थ, आइसोटोप्स जो होती हैं, आइसोटोपिक स्पीसीज जो होती हैं, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब अलग अलग होंगी, ठीक है। तो आप ये डाल सकते हो, दैट इज आइसोटोपिक स्पीसीज हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा चलो बात करते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो जब हम आइसोटोपिक स्पीसीज की बात करेंगे तो उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखो क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, बट डिफरेंट किसमें हुआ, न्यूट्रॉन में डिफरेंस हुआ, ठीक है, क्योंकि वही मास डिसाइड करता है आपका। आइसोटोपिक स्पीसीज have same number of protons and electrons but differ in number of neutrons। न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस होगा, ठीक है। देन और क्या डाल सकते हैं इसमें, आइसोटोपिक स्पीसीज, सम ऑफ द आइसोटोपिक स्पीसीज आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। कुछ आइसोटोप्स जो होते हैं दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। सम ऑफ आइसोटोपिक स्पीसीज आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। अब बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है बेटा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं इन्हें हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। जो रेडियो एक्टिव होते हैं, सारे नहीं होते, कुछ होते हैं, इनमें से कुछ आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव होते हैं। तो वो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनके यूसेस कहाँ कहाँ होते हैं, जनरली पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट।
तो अब हेडिंग डालते हैं, दैट इज यूसेज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, यूसेज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ठीक है, नोट डाउन दिस एग्जैक्टली। सो कोबाल्ट 60 is used in cancer treatment and in curing brain tumor। ट्यूमर समझते हो? एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स। दरअसल कैंसर जो होता है इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स जस्ट अ एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स। सेल्स बहुत रैपिडली ग्रोथ कर जाते हैं, जो पर्टिकुलर वॉल्यूम में नहीं आ पाती, जिसकी वजह से आपके ट्यूमर्स बन जाते हैं, और वही ट्यूमर्स क्या हो जाते हैं फिर कैंसर प्रोड्यूस कर लेते हैं, उसी को हम कैंसर नाम दे देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ये। अच्छा, कई बार क्या होता है, हम लोग जो कोबाल्ट 60 होता है इसको कैंसर ट्रीटमेंट पे रिमूव करने के लिए क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज ये गामा रेडिएशन निकालता है। क्या निकालता है? गामा रेडिएशन। और वो गामा रेडिएशन जो होते हैं पर्टिकुलर सेल्स को जाके ख़त्म कर देती हैं, तो ये याद रखना होगा। नेक्स्ट डाल लो इसमें यूरेनियम 235। यूरेनियम 235, यूरेनियम के दो आइसोटोप्स होते हैं, नेचुरल होता है 238, लेकिन 235 रेडियो एक्टिव होता है। तो इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन का मतलब हो गया एटम बम बनाने के काम में आता है। ठीक है, फिशन रिएक्शन को कहा जाता है एटम बम की रिएक्शन से, तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, दैट इज आयोडीन। आयोडीन आयोडीन का एटॉमिक नंबर हो गया 80, तो ये हो गया 139। इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड। आपको पता है ना, थायराइड की कमी से क्या हो जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से गॉइटर हो जाता है ना। तो उस कंडीशन में गॉइटर अगर हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन 139 रेडियो एक्टिव आइसोटोप डालते हैं, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट दूर होती है। समझ में आया? सेल्स को डिस्ट्रॉय करवाते हैं। देन यू हैव, आप यूज़ कर सकते हो इसके बाद, हाँ, सोडियम 24। सोडियम 24, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है नॉर्मल का, ये 24 है, रेडियो एक्टिव है। सोडियम 24 इज यूज्ड, लिख लो, इट इज यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ restriction in blood circulation। आपको पता है ना, आपकी बॉडी के अंदर दो तरह के पंप काम करते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम फिक्स रहता है, बैलेंस रहता है। अगर एक की भी कमी हो गई, या तो सोडियम पोटेशियम की, वो पंप काम करना बंद कर देगा, आपका नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, और नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो गया तो इम्पल्सेस नहीं पहुंचेंगे बॉडी के अंदर, फिर ब्लड सर्कुलेशन क्या, हर चीज़ में दिक्कत आएंगी फिर आपकी। ठीक है, तो सोडियम 24 पता करते हैं इन फाइंडिंग आउट, डायग्नोस मतलब पता करना, इन फाइंडिंग द रिस्ट्रिक्शन इन ब्लड सर्कुलेशन, कहाँ पे ब्लड में कमी आ रही है, कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में कार्बन 14 इज यूज्ड इन कैलकुलेटिंग द एज ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल्स या फिर एंशिएंट एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं, उनकी एज पता करने के लिए हम लोग कार्बन 14 का यूज़ करते हैं, और इस टेक्निक को कहते हैं कार्बन डेटिंग। क्या कहते हैं हम इसको? कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग के अंदर कौन सा आइसोटोप यूज़ कर रहे हैं बेटा हम लोग? कार्बन 14। समझ में आई बात? सो ऑल दीज आर द यूसेस जो आपको पता होनी चाहिए। इवन दो फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस 35 used as fertilizers।
ये फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है आपका, ठीक है। तो जनरली क्वेश्चन देखो इस पे आते हैं, इन पे क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो इनको थोड़ा फोकस करना। इज इट क्लियर? सो दीज आर द यूजेस ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। कुछ और रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आपको पता होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन की बात करूँ, ये लिख लिया, रब करें। देखो बेटा, हाइड्रोजन की बात करें, टॉपिक एंड हो गया। अब मैं हाइड्रोजन के ऊपर बात करना चाहूँगा कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं और कितने उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है एक बार। तो हाइड्रोजन की अगर बात करें, फॉर हाइड्रोजन, तो बेटा हाइड्रोजन नेचर में 3 फॉर्म में पाया जाता है, H11, H12, H13, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग प्रोटियम। क्या कहते हैं? प्रोटियम। इसको कहते हैं हम लोग ड्यूटेरियम, और इसको कहते हैं हम लोग ट्राइटियम। 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, इसीलिए कई बार इसके सिंबॉलिक फॉर्म भी डिफरेंट हो जाते हैं। इसको कई बार D12 कह देते हैं और इसको कई बार T13 कह देते हैं, ठीक है। ये इसके सिंबल्स हो गए। अब इंपॉर्टेंट बात, प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं इसके अंदर। हाउ मेनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके अंदर बात करेंगे, प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है और न्यूट्रॉन 0। हाइड्रोजन एक लौती ऐसी स्पीसीज है जिसके पास न्यूट्रॉन 0 होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो प्रोटॉन कितने, 1, इलेक्ट्रॉन कितने, 1, न्यूट्रॉन कितने, 1। यह आइसोटोपिक स्पीसीज है ड्यूटेरियम, इसीलिए न्यूट्रॉन मिल गया आपको। अगर हम इसकी बात करें, प्रोटॉन कितने, 1, इलेक्ट्रॉन कितने, 1, न्यूट्रॉन कितने, 2। तो अगर एटॉमिक मास की बात करूं मैं, इसके एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही होता है ना। तो प्रोटॉन कितने, 1 + 0 दैट इज इक्वल्स टू 1 AMU, ये मास हुआ। अगर इसकी बात करें एटॉमिक मास की, तो कितना हो जाएगा बेटा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन हो गया 1 प्लस न्यूट्रॉन 1, तो 2 AMU। और अगर इसकी बात करें एटॉमिक मास की, तो कितना हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दैट इज इक्वल्स टू 1 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो आप देख सकते हो एटॉमिक मास कैसे आए हैं इसके, ठीक है। जो हम जैसे बोलते हैं वाटर, इसे क्या कहते हैं, वाटर, नॉर्मल वाटर। अगर मैंने बोल दिया D2O, तो इसे क्या बोलूँगा, दैट इज हैवी वाटर, इसे हैवी वाटर कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज हैवी वाटर, ठीक है। यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा, हैवी वाटर। ये जो हैवी वाटर है ना, ये यूज होता है, इट इज यूज टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस के अंदर उसकी स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए इस हैवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत रैपिडली होती है और हमें पता 99% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है किससे आती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से आती है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट मतलब वहाँ एटम बम की रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो वो रिएक्शन ये होती है, जनरली मैं आपको बता भी दूँ कि यूरेनियम 235 होता है, उस पर एक न्यूट्रॉन छोटा सा हिट करवाते हैं, तो जैसे न्यूट्रॉन हिट करेगा वो थोरियम और बेरियम में टूट जाएगा, प्लस 3 अलग से न्यूट्रॉन देगा आपको, प्लस लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकालेगा, बहुत लार्ज अमाउंट में। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन बाहर निकले, ये 3 न्यूट्रॉन फिर से अटैक करेंगे किस पर, यूरेनियम पर, यूरेनियम 235 पर, और फिर से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 3 न्यूट्रॉन निकालेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये 3 फिर से रिएक्ट करेंगे, तो एक्सपोनेंटली रिएक्शन गई ना, और बहुत रैपिडली रिएक्शन गई। इसकी वजह से उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है इस रिएक्शन को, और इसी वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है ब्लास्ट हो जाती है। तो उसको कंट्रोल करके अगर हम किसी तरह से इसको कंट्रोल कर पाए, तो जो एनर्जी यहाँ से लिबरेट हो रही है उसको हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके कहीं और यूजफुल काम में ले सकते हैं हम लोग। बात क्लियर हुई, ठीक है। तो दिस वाज अ जनरली रिएक्शन विच आर यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, और भी बहुत सारी होती हैं, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। इज इट क्लियर बेटा, बात समझ में आई, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंसेप्ट, लिख लीजिए।
नाउ आइसोटोन्स, आइसोटोन्स क्या थे? एटम्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट बट सेम क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। ठीक है, तो इसमें आपको बेटा चेक करना पड़ेगा कि इसके प्रोटॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं। चेक करें बेटा, इसमें प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, 14 माइनस 6 8 इज द न्यूट्रॉन। भाई न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज न्यूट्रॉन? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर कैलकुलेट करने हैं तो दैट इज एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन्स। ये फॉर्मूला यूज कर लो, आप पता कर लो। यहाँ देखिए प्रोटॉन्स कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन 7 न्यूट्रॉन, 15 माइनस 7 8। यहाँ बात करते हैं प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 न्यूट्रॉन 8। तो इनके पास तीनों के पास में न्यूट्रॉन का नंबर सेम आया और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक मासेस डिफरेंट है। तो ऑल द स्पीसीज आर कॉल्ड एज आइसोटोन्स। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स स्पीसीज दैट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनके इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होगा, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इज इट क्लियर? डिफरेंट क्या क्या है? डिफरेंट क्या क्या हो सकता है? एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकते हैं। दे हैव डिफरेंट, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, एंड हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। जैसे कि मैंने बोला नियॉन, मैंने बोला सोडियम पॉजिटिव, मैंने बोला मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, मैंने कहा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, मैंने कहा ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, मैंने कहा F नेगेटिव, मैंने कहा N3 नेगेटिव। लेट्स चेक इट आउट, इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है या नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते थे? पहले ये चेक करो, व्हाट इज द फॉर्मूलेज। अगर चार्ज स्पीसीज हैं तो नंबर ऑफ या एटॉमिक नंबर जो होता है इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ, नहीं यहाँ नहीं करेंगे, एटॉमिक मास जो होगा इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ न्यूट्रल एटम एज वेल एज चार्ज एटम। बस जो फर्क आता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में फर्क आता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस एक्स, एक्स को चार्ज कह दूं मैं सीधा सीधा ही, प्लस चार्ज। ठीक है, किसके लिए? फॉर अनाइन। ये अनाइन के लिए हो गया, अनाइन नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव कर दिया। और कटाइन के लिए लिखना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज, ये हो गया कटाइन के लिए, इट इज फॉर कटाइन। और किसी न्यूट्रल एटम के लिए बात करनी है तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये किसके लिए हो गया बेटा? किसी न्यूट्रल के लिए, फॉर न्यूट्रल, न्यूट्रल एटम। समझ में आ गया? चेक इट आउट करते हैं। एटॉमिक नंबर 10, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर 7। चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं इनके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा और प्रोटॉन कितने होंगे? लेट्स चेक इट आउट। प्रोटॉन तो 10 ही होंगे, इलेक्ट्रॉन 10 क्योंकि न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। इधर बात करें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने, जल्दी बताओ। प्रोटॉन 11 और 11 माइनस 1 करेंगे क्योंकि पॉजिटिव है तो माइनस कर दिया, तो कितने आ गए? 10। इधर देखते हैं प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन 12 माइनस 2 करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 10 वंस अगेन। प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन
13 माइनस 3 10 आ गया फिर से। प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 8 प्लस 2, माइनस था तो प्लस कर दिया तो ये आ गया 10। प्रोटॉन 9, इलेक्ट्रॉन 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 10। माइनस है तो प्लस कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना, सीधी सी बात। प्रोटॉन 7, इलेक्ट्रॉन 7 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 10। ज़रूरी नहीं कि आप इतने सारे एग्जाम्पल, आप 2 एग्जाम्पल ले लो बस काफ़ी है, मैं तो सारा बता दिया आपको। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो होती हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना भी लिखोगे सफिशिएंट है। इज इट क्लियर? आ गया सब में? इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछ लिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, सोडियम पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव में क्या सिमिलैरिटी है? व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन सोडियम पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव? तो आप क्या बोलोगे? बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू ईच अदर, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक ईच अदर हैं एंड दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑल्सो। नो, प्रोटॉन नहीं है, सॉरी, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए कार्बन 14 6 और नाइट्रोजन 7 15 में सिमिलैरिटी क्या है? व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन दीज टू? दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक स्पीसीज या आइसोटोन्स। तो ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, आप एग्जाम्पल पे फोकस करना है। क्लियर है? देख लो। नाउ द कंसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। देखो एक क्वेश्चन है, पेपर को जलाते हैं हम लोग तो उसके बाद में जल के CO2 में उड़ जाता है, पीछे बच जाती है राख, उस राख में कार्बन होता है, नॉर्मली हम बोलते हैं। तो वो जो कार्बन है वो कार्बन कौन सा है? कार्बन 612 है, कार्बन 613 है, कार्बन 614 है, कौन सा है? कार्बन 612 क्यों है? अगर कार्बन 612 है तो कार्बन 613 14 कहाँ गए? और अगर ये है तो ये दोनों कहाँ गए? और अगर ये है तो ये दोनों कहाँ गए? बात समझ में आई? क्लियर? जैसे कि वाटर है, सपोज करो वाटर, दिस इज वाटर, आप जो पानी पीते हो। अब इसमें जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कौन सा है? 1 है, 2 है या फिर 3 है? 2 है या 1 है या 3 है? और अगर अब वही सवाल, अगर ये प्रोटियम है तो ड्यूट्रियम और ट्राइटियम का है, और अगर ये है तो ये दोनों का है ना? तो हाइड्रोजन कहीं और तो मिलेगा नहीं ना। वाटर के अंदर हाइड्रोजन है, भाई हाइड्रोजन दिख रहा है आपको तो इसका मतलब यहीं पर होगा। हम क्या कहते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि अगर हाइड्रोजन की बात की जा रही है, कार्बन की बात की जा रही है, तो जो भी आपको कार्बन मिला है वो तीनों फॉर्म मिला है। कार्बन वहीं पर है, उसी के अंदर है, हाइड्रोजन भी तीनों इसी के अंदर है, वाटर के अंदर है। बट फर्क क्या होगा? इनका परसेंटेज अबंडेंस ज़्यादा होगा या कम होगा। जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका अबंडेंस, नेचर में पाए जाने का अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस ज़्यादा होगा, और जिसकी जो ज़्यादा अनस्टेबल है, जो ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे कि हाइड्रोजन जो 3 है, ट्राइटियम, इट इज़ रेडियो एक्टिव, तो इसके मिलने की पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन ये नहीं है कि है नहीं, वो है, उसी के अंदर है, लेकिन कम परसेंटेज में मिलेगा आपको। तो ये तीनों हाइड्रोजन कहाँ होंगे? इसी के अंदर है भैया। 99% ये होगा, 0.001% ये होगा, तो 0.00001% ये होगा। टोटल मिला के 100% हाइड्रोजन, जितने भी आइसोटोप्स हैं सब इसी के अंदर ही हैं। उसी तरह से जितने भी कार्बन हैं सब इसी के अंदर है बेटा, चाहे कोई भी आइसोटोप्स हो। ओनली किसका डिफरेंस आ रहा है? परसेंटेज का डिफरेंस आ रहा है। जो ज़्यादा स्टेबल है उसका परसेंटेज अबंडेंस ज़्यादा होगा, जो कम स्टेबल है उसका परसेंटेज अबंडेंस कम होगा। समझ में आई बात? जैसे मान लो मैंने एक लिया कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट, चौक मार्बल है। अब कैल्शियम के मान लो 2 आइसोटोप्स हैं, कैल्शियम के दोनों आइसोटोप कहाँ हैं? इसी के अंदर है, इसी के अंदर है, ठीक है। कैल्शियम 40 भी इसी के अंदर है, कैल्शियम 41 भी इसी के अंदर है। 2 आइसोटोप्स होते हैं इसके, समझ में आ गया। लेकिन ज़्यादा स्टेबल कौन है? कैल्शियम 40, इसलिए परसेंटेज उसका ज़्यादा होगा। समझ में आया? तो इनके जो बनाने के प्रिपरेशन मेथड्स है ना बेटा, वो भी, जैसे मैं इसकी बात करूँ, मेरे को ट्राइट्रियम चाहिए तो हम कैसे बनाते हैं इसको? हम बोलते प्रोलॉन्ग हीटिंग करो वाटर को, प्रोलॉन्ग हीटिंग। वाटर को अगर प्रोलॉन्ग हीट करोगे तो ऑक्सीजन अलग हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हीट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, पानी लिया कटोरे के अंदर, उसको गर्म करते जाओ बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर पे, उड़ गया, उड़ गया जी। उड़ने के बाद में अंदर फिर और गर्म करते जाओ,
तो जो वाटर के ट्रेस अमाउंट बचेंगे ना, उसके अंदर आपको मिलेगा ट्रिटियम, है तो उसी के अंदर है ना। तो प्रिपरेशन मेथड भी वहीं से बना आपका। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि अगर एक एलिमेंट के आइसोटोपिक फॉर्म्स बहुत अलग अलग हैं, ठीक है बेटा, एक पहली बात ये याद रख लेना, इसको ख़त्म कर दो मैं, कि एवरेज एटॉमिक मास जो होती है, इट इज़ अ फ्रैक्शनल वैल्यू। ये कैसी होती है? फ्रैक्शनल वैल्यू, इट्स अ फ्रैक्शनल वैल्यू। बहुत ही कम होती है कि ये रियल होल नंबर्स मिले आपको, क्योंकि आप इनका एवरेज सम लोगे। तो व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास? एवरेज एटॉमिक मास साइंटिस्ट ने कैसे कैलकुलेट किया? सभी आइसोटोपिक स्पीसीज को इकट्ठा किया, ठीक है, उनके परसेंटेज अबंडेंस को स्टडी किया और उनका एवरेज सम लिया। तो इट इज द एवरेज ऑफ ऑल द एवरेज सम ऑफ ऑल द आइसोटोपिक स्पीसीज आर कॉल्ड एज एवरेज एटॉमिक मास। इट इज the average sum of all the isotopic species। ठीक है बेटा, जैसे कि एक क्वेश्चन बोलता हूं, क्लोरीन जो है एग्जिस्ट इन क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 in the ratio of 3:1. Calculate its average atomic mass। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा कि हमने कोई क्लोरीन लिया, उस क्लोरीन को, जैसे मान लो चौक क्लोरीन है, तो इतना हिस्सा 75% मेरे को क्या मिला? 3:1 का बात कर रहा हूँ तो 75 टोटल 100% हो गया। टोटल इज 100%, सभी आइसोटोपिक स्पीसीज को मिलाओगे टोटल 100% बनेगा। तो इसमें 75% तो मुझे मिला क्लोरीन और 25% इसमें मिला मेरे को, क्या मिला? क्लोरीन 37। तो मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ कि सीधा फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज एटॉमिक मास का। एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला होता है दैट इज समीशन, समीशन मतलब सम अप of percentage abundance multiply with the mass number, ठीक है, अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है बेटा, इसको याद रख लेना। फटाफट से इसको सॉल्व कर ले। तो बेटा क्लोरीन 35 जो था वो 3 में मिल रहा है और क्लोरीन 37 जो था वो 1 में मिल रहा है, टोटल 4 था। तो मतलब इसका परसेंटेज की बात करूं तो कितना परसेंटेज हुआ? 75% हुआ बेटा। अगर इसकी परसेंटेज बात करूं तो 25% हुआ। कैसे निकाला, समझ में आया? टोटल 4 थे तो 3/4, टोटल 1 था तो 1/4, टोटल इज 4। तो 1/4 था ये, 3/4 ये था। भाई क्लास में कितने, मान लो कि 5 गर्ल्स हैं और 6 बॉयज़ हैं, गर्ल्स का परसेंटेज कितना है? 5/11 × 100। यही करोगे, यही करोगे ना परसेंटेज निकालने के लिए? वही किया मैंने। टोटल 4 थे, ये बॉयज़ हैं ये गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ का परसेंटेज कितना है? 3/4 × 100। गर्ल्स का परसेंटेज कितना है? 1/4 × 100। सेम सिचुएशन। अब निकाल लोगे आगे। सो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास इज, समीशन करना है, समीशन मतलब जितनी स्पीसीज है, 2 है यहाँ पर, तो पहले का देखते हैं। परसेंटेज अबंडेंस कितना है बेटा? 75 इनटू कितना मास नंबर है इसका? दैट इज 35, पहला का हुआ, प्लस क्लोरीन 37 का 25 मल्टीप्लाई 37 डिवाइडेड बाय 100। जब इसको सॉल्व करोगे यू गेट 35.5 AMU। फिर से फ्रैक्शनल लाइन। दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मासेस।